हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम पाचन क्रिया को ही आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जो पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ कहाँ और किस एंजाइम की उसमें भूमिका होती है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पाचन से संबंधित देखा था। उसमें हमने पाचन के अंग देखे थे, ठीक है, जिसमें आहार नल और पाचन ग्रंथि ये हो चुका था। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाचन क्रिया। जो पाचन क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो पाचन क्रिया में एंजाइम्स की भूमिका होती है। ठीक है, बिना एंजाइम्स के पाचन की क्रिया नहीं होती। तो इस पाचन की क्रिया में हम कौन कौन से एंजाइम हैं जो कि इस क्रिया को करते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंजाइम की भूमिका। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलिए देखते हैं। पाचन क्रिया जो है वो 3 भागों में कंप्लीट होता है ना। एक तो है माउथ कैविटी में, ठीक है, मुख गुहा में पाचन की क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? जैसे ही हम भोजन को मुख गुहा में लेते हैं वहीं पर से पाचन की क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। फिर है दूसरा भाग है इसमें स्टमक। ठीक है, हमारा अमाशय। जैसे ही मुख जो है मुख से भोजन कहाँ पहुँचता है? अमाशय में पहुँचता है। तो अमाशय में भी विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से क्या होता है? पाचन की क्रिया जो है वो होती है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तीसरा जो भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर होता है पाचन की क्रिया। तो इसको बोलते हैं छोटी आंत। तो इन तीनों भागों में पाचन की क्रिया जो है वो होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे माउथ कैविटी में किस प्रकार से और कौन सा पाचन की क्रिया यहाँ पर होती है। ठीक है, माउथ कैविटी में किसका पाचन होता है? माउथ कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। किसका पाचन होता है माउथ कैविटी में? कार्बोहाइड्रेट्स का। भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो उपस्थित होते हैं उसका पाचन जो है वो हमारे मुख में उपस्थित लार, है ना, किसके द्वारा? लार के द्वारा। ठीक है, जिसको सलाइवा कहा जाता है, लार। तो लार में एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसको कहा जाता है टाइलिन। क्या बोला जाता है उसको? टाइलिन एंजाइम होता है। इस एंजाइम के कारण से भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित होते हैं उसका पाचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से पाचन होगा? तो सबसे पहले जो भोजन में हमारे स्टार्च उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? स्टार्च उपस्थित होता है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जैसे कि अगर हम जो चावल वगैरह खा रहे हैं उसमें स्टार्च होता है। तो स्टार्च का पाचन हमारे मुख गुहा में ही हो जाता है। और किसके माध्यम से होता है? लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम के माध्यम से। ये क्या कर देता है? स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? ये माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्च का पाचन किसके रूप में हो जाता है? माल्टोज के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज कौन कर रहा है? तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो माल्टोज रहता है, माल्टोज ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ही है। तो ये जो माल्टोज रहता है वो किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, और ये किसकी उपस्थिति में होता है? तो माल्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, माल्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो है वो माउथ कैविटी में कंप्लीट होता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि माउथ कैविटी से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और कौन से भाग का होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो हमारे लार में बहुत सारे एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। टाइलिन है, इसी को एमाइलेज भी कहा जाता है। तो इसी एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। चलिए अब दूसरा हम आते हैं अमाशय में, स्टमक। ठीक है, तो हमारे अमाशय में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स बस का ही पाचन कहाँ पर होता है? माउथ कैविटी में होता है। और बाकी जो बचते हैं उसका पाचन जो है वो अमाशय में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन अमाशय में नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट जब तक अगर ये टाइलिन एंजाइम यहाँ पर उपस्थित है अमाशय में तब तक तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो सकता है। लेकिन जैसे ही अमाशय में जठर रस का सिक्रेशन होता है तो टाइलिन जो है वो अपनी सक्रियता खो
खो देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फिर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन रुक जाता है। तो अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन या डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर अमाशय में एक जूस का सिक्रेशन होता है, ठीक है, एक रस स्रावित होते हैं, क्योंकि हमारे अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। उस जठर ग्रंथि से जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है, ठीक है। हमारे अमाशय में क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका सिक्रेशन होता है और ये जो जठर रस रहते हैं वो बहुत सारे पदार्थों का सिक्रेशन करते हैं, जैसे HCl का सिक्रेशन करते हैं, पेप्सिन का सिक्रेशन करता है, ठीक है। ये जो जठर रस है उसमें ये सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं, HCl, पेप्सिन, इसके अलावा रेनिन, लाइपेज, ये सभी एंजाइम्स इस जठर रस में उपस्थित होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अलग अलग भोजन में उपस्थित पदार्थों का पाचन करते हैं, ठीक है। म्यूसिन भी स्रावित करते हैं। तो इस तरीके से इन सभी एंजाइमों का यहाँ पर क्या होता है, स्राव होता है। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, तो अमाशय में उपस्थित जठर रस में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि HCl का पाचन कैसे हो, मतलब HCl जो है वो क्या करता है, ठीक है। तो HCl जो है वह एक अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। इसका जो pH मान होता है वह 1 से 2 होता है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, अम्लीय होता है, ठीक है। जिस कारण से ये क्या करता है, भोजन में आए हुए जीवाणुओं को ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसकी अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण से ये क्या करता है, अगर भोजन में उपस्थित जीवाणु है तो उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर की क्या हो जाती है, सुरक्षा होती है, ठीक है। तो HCl क्या करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही ये क्या करता है, भोजन को, क्योंकि अमाशय में आने के बाद भोजन जो है वो कुछ समय के लिए रुकता है, तो उस भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को क्या करता है, वो सड़ने से बचाता है। इसके साथ ही यदि हम नॉनवेज है ना, जो भी है वो अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में क्या रहता है कि हड्डियां रहती हैं, ठीक है। हड्डियां जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो उनको पचाने के लिए HCl ही क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। HCl के कारण ही जो हड्डी वगैरह रहते हैं वो हमारे अमाशय में गल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, भोजन में उपस्थित बोन है ना, या अस्थि बोल सकते हैं, हड्डी, और जो भी कैल्शियम युक्त भाग होता है, ठीक है। हड्डी के अलावा यदि जो भी हम कैल्शियम युक्त यदि हम भोजन कर रहे हैं तो उसको क्या करता है, ये HCl गलाता है, ठीक है। HCl के कारण ही जो हड्डियां होती है वो हमारे शरीर में क्या हो जाती हैं, उनकी पाचन जो है वो पूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से HCl क्या करता है, ये भोजन को सड़ने से बचाता है, हमारे अमाशय में जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके साथ ही साथ वो भोजन को पाचन, मतलब जैसे जो भी बोन्स युक्त पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, वो गलाता है, ठीक है। इसके अलावा जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन भी जो जठर रस में पाया जाने वाला ही एक एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। प्रोटीन का पाचन कर या प्रोटीन को विघटित कर वो उसको सरल भागों में चेंज कर देता है, ठीक है, जिसको पेप्टोन कहते हैं। इसके अलावा जो रेनिन होता है, रेनिन है ना, ये भी क्या है, एक एंजाइम ही है जठर रस में पाया जाने वाला। रेनिन जो है वो दूध को दही में परिवर्तित करता है। जैसे कि अगर हम दूध वगैरह पीते हैं तो दूध का पाचन जो है वो रेनिन एंजाइम की वजह से होता है। तो रेनिन क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। उसके बाद अमाशय के बाद जो तीसरा भाग होता है वह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अमाशय में पाचन की क्रिया होने के पश्चात भोजन जो है वो कहाँ आता है, छोटी आंत में आती है। और छोटी आंत में कौन से जूस का सिक्रेशन होता है, छोटी आंत में पीतरस का स्राव होता है, ठीक है। किसका स्राव होता है, पीतरस का स्राव होता है।
पीतरस का स्राव जो पित्ताशय से सिक्रेट होता है इसको कहा जाता है बाइल जूस। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर ये जो बाइल जूस है उसकी क्या होती है, मुख्य भूमिका यहाँ पर होती है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है ड्यूडेनम और दूसरा होता है इलियम। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम देखेंगे ड्यूडेनम में, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रहणी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, पहला भाग होता है ड्यूडेनम। तो ये जो ड्यूडेनम होता है ये क्या है, छोटी आंत का पहला भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका सिक्रेशन होता है, यहाँ पर बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ड्यूडेनम में पाचन किस तरीके से होता है। तो अमाशय के बाद जो भोजन है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो लीवर होता है, ठीक है, तो लीवर के पास क्या होता है, उसके नीचे में एक पित्ताशय पाया जाता है। इस पित्ताशय से पीतरस कहाँ आता है, ड्यूडेनम में पहुँचता है। इसके अलावा एक और होता है पैंक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको, अग्नाशय कहा जाता है। इस अग्नाशय से अग्नाशयी रस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, अग्नाशयी रस का सिक्रेशन होता है। ये दोनों जो पीतरस और अग्नाशयी रस दोनों कहाँ आते हैं, ड्यूडेनम में पहुँचते हैं। इसके पश्चात सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बाइल जूस को। ठीक है, पीतरस के पहले कार्य देखते हैं। पीतरस जो है वो पाचन की क्रिया में तो भूमिका नहीं निभाता, लेकिन इसमें जो रसायन उपस्थित होते हैं वो पाचन क्रिया में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका जो pH मान होता है वो होता है 7.7, यानी कि ये क्या होता है, क्षारीय होता है। पीतरस क्या होता है, ये क्षारीय होता है और इसमें 92% वाटर होता है। ठीक है, 92% क्या होता है, इसमें वाटर होता है। 6% इसमें पीत लवण पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें, जो पीतरस होता है वो सबसे अधिक जल से मिलकर बना होता है। उसके अलावा जो 6% है उसमें पीत लवण पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें सॉल्ट की मात्रा होती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, नमक की मात्रा होती है उसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, NaCO3। तो इस प्रकार के पीत लवण में ये सभी सॉल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कितना बचा, इसमें 0.3 है ना, इसमें कुछ मात्रा में पीत वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसमें, पीत वर्णक पाया जाता है। और इस वर्णक के रूप में दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहला होता है बिलीवर्डिन। ठीक है, कौन सा वर्णक पाया जाता है इसमें, बिलीवर्डिन पाया जाता है। और दूसरा पाया जाता है बिलीरुबिन। ठीक है, पीतरस में दो प्रकार के वर्णक देखने को मिलते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। ये जो बिलीरुबिन होता है वह हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनता है। ठीक है, जो बिलीरुबिन वर्णक होता है, बिलीरुबिन वर्णक, ये ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन, ठीक है, जब वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो इसी HB के या हीमोग्लोबिन के अपघटन से बिलीरुबिन का निर्माण होता है। ठीक है, जब बिलीरुबिन की मात्रा यदि ब्लड में अधिक हो जाती है तब रोगी जो व्यक्ति रहता है उसको पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो पीलिया किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन वर्णक जो है यदि वो अधिक हो जाता है किसमें, ब्लड में। ठीक है, तो पूरा शरीर जो है वो, या फिर जो अगर कहे कि ब्लड, ठीक है, वो पीले कलर का दिखाई देने लगता है। और इस प्रकार के लक्षण को क्या कहा जाता है, पीलिया रोग कहते हैं। ठीक है, तो पीलिया रोग किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन वर्णक के पूरे शरीर में बढ़ जाने से। तो ये होता है पीतरस। ठीक है, ये पाचन में भाग नहीं लेता, लेकिन इसमें जो उपस्थित रसायन होते हैं वो क्या करते हैं, पाचन क्रिया में मदद करते हैं। चलिए, अब उसके बाद जो दूसरा है अग्नाशयी रस को देखते हैं। यहाँ पर अग्नाशयी रस, ठीक है, जो कि अग्नाशय से सिक्रेट होता है, या इसको पैंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। ये जो है वो अग्नाशय से स्रावित होने वाला क्या रहता है, एक रस होता है। ठीक है, इसका जो pH मान है
7.5 से 8 होता है। तो अग्नाशयी रस भी क्या होता है, अग्नाशयी रस भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, 7 के इधर है, मतलब बाद में है, ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है, ये भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो जो हमारा अग्नाशय होता है वहाँ पर वो एक कोशिकाओं का एक वहाँ पर समूह पाया जाता है। ठीक है, हमने पहले वीडियो में बताया था, जिसको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो उसमें 2 सेल्स पाए जाते हैं, एक पहला होता है बीटा सेल, ठीक है, और दूसरा होता है अल्फा सेल। इस प्रकार के 2 सेल्स किस में पाए जाते हैं, अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय जो है वो अग्नाशयी रस का स्राव करता है। तो यहाँ पर यदि हम इस अग्नाशय में उपस्थित बीटा सेल को देखेंगे तो बीटा सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, हमने इंसुलिन हार्मोन को पहले ही बताया था कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो ग्लूकोज का कंट्रोल करता है शरीर में। ठीक है, तो बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है और ये क्या करता है, ये भोजन के द्वारा जो ग्लूकोज होते हैं, है ना, ग्लूकोज जो हमारे शरीर में बनता है उसको किस में चेंज करता है, ये ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, जिससे हमारे शरीर में शुगर का लेवल बना रहता है। यदि इसी की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है और शुगर की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है, ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन होता है, जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को, जस्ट इंसुलिन के विपरीत ये काम करता है। तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि शुगर लेवल यदि कम हो जाता है तो ये क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ पाया जाता है, ये पैंक्रियास से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स होते हैं और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस का स्राव होता है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन पाया जाता है। तो ये तो हो गया कि ड्यूडेनम में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, है ना। यहाँ पर हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम है वहाँ पर पीत रस और अग्नाशयी रस का यहाँ पर कार्य होता है। ठीक है, ये दोनों ही रस क्या करते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं और भोजन को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, वो मंथन कर देते हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से उसको मैश कर देते हैं और जो भी पदार्थ होते हैं वो जो यहाँ पर भोजन की पाचन की क्रिया हो जाती है ना, मतलब पूरी तरीके से भोजन यहाँ पर दोनों रस के कारण से मैश हो जाता है और मैश होने के पश्चात उस प्रकार के भोजन को काइल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, उसको काइल कहते हैं। और इसके बाद ये जो काइल होता है वो कहाँ पहुँचता है, ये पहुँचता है छोटी आंत के इलियम में। कहाँ पहुँचता है, ये इलियम में पहुँचता है। ठीक है, अब इलियम में क्या होता है, क्योंकि इलियम जो है वो छोटी आंत का दूसरा भाग होता है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंत्र रस का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है, यहाँ पर आंत्र रस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो इलियम है वहाँ पर आंत्र रस का सिक्रेशन होता है, जैसे कि म्यूकस। किसका सिक्रेशन होता है, यहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन होता है। ये जो म्यूकस है वह लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। यहाँ पर भी भोजन का पाचन होता है, क्योंकि जो इलियम होती है वो एक बहुत लंबी नली होती है और क्रमानुकुंचन या फिर उसको बोल दिया जाए कि उस नली में जब मुड़ी हुई होती है, जिसके कारण से वहाँ पर भोजन पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, और भी ज़्यादा दबकर पूरी तरीके से मैश हो जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर म्यूकस एंजाइम सिक्रेट होता है, क्योंकि जो इलियम होती है वहाँ पर इस तरीके से संरचना होती है वो। ठीक है, तो पूरी यहाँ इसको क्या बोला जाता है, इसको विलाई कहा जाता है। इस विलाई में क्या होता है, जो भोजन होता है उसका यहाँ पर अवशोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा मुड़े हुए होने की वजह से भोजन जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर पच जाता है। तो जो लैक्टोज रहता है वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और माल्टोज का भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर माल्टोज का भी पाचन होता है और वो भी किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। इस तरीके से जो भोजन है उसका इलियम में पूरी तरीके से पाचन हो जाता है ना। उसके बाद जो भोजन बचता है वो आगे जाकर बड़ी आंत में जाता है और वहाँ पर यदि उस भोजन में जल की मात्रा होती है, यदि उस काइल में, है ना, क्योंकि यहाँ पर भोजन जो बनता है वो पाचन की क्रिया होती है, उसके बाद उसको काइल कहा जाता है। तो जब वो बड़ी आंत में जाती है तो वहाँ पर जल का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद वो अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है, जिसको फिर क्या करते हैं, मलाशय में वो एकत्रित हो जाता है और एनस के द्वारा फिर वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये था पाचन की क्रिया, है ना, कि किन किन अंगों में
किस किस एंजाइम के द्वारा यहाँ पर पाचन की क्रिया होती है। यदि हम ओवरऑल इस डायग्राम से यदि हम समझेंगे कि पाचन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो है वो किस तरीके का होता है ना। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो ये जो 3 आपको डिब्बा दिखाई दे रहा होगा, पहला क्या है, ये मुख है ना। मुख में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यहाँ पर पाचन होता है, यहाँ पर जो माल्टेज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है ना, इस चीज़ों का यहाँ पर पाचन होता है। और किसके माध्यम से होता है, लार ग्रंथि में उपस्थित टाइलिन एंजाइम की कारण से यहाँ पर भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पर क्या हो जाता है, पाचन की क्रिया हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर भोजन कहाँ आती है, यहाँ से भोजन हमारे अमाशय में आती है। तो मैंने पहले बताया कि अमाशय में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो जठर ग्रंथि होते हैं वहाँ से जठर रस का सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो भोजन में HCl, पेप्सिन, रेनिन यहाँ पर मिलते हैं और प्रोटीन जो है वो पेप्टोन में चेंज हो जाते हैं, दूध का दही में बदलना, ये सब क्रिया यहाँ पर होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पर पाचन नहीं होता। उसके बाद भोजन जो है वो कहाँ आती है, छोटी आंत में आती है। छोटी आंत में यहाँ पर आती है तो यहाँ पर पीत रस का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है, यहाँ पर पीत रस का स्त्राव होता है और उसके साथ साथ यहाँ पर अग्नाशयी रस का भी सिक्रेशन होता है, ठीक है। पैंक्रियाज से अग्नाशय रस आता है और पित्ताशय से कौन आता है, पीत रस। दोनों का यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो मिलते हैं भोजन के साथ में। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है। यहाँ पर इन चीज़ों का क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो लैक्टोज है, माल्टोज है, वो सब ग्लूकोज में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पेंक्रियोजाइमिन एंजाइम भी यहाँ पर आता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर पेंक्रियोज का भी सिक्रेशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पूरा पाचन की क्रिया जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि ग्लूकोज जो है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, ये सभी क्या है, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, जिसका यहाँ पर पूरी तरीके से पाचन की क्रिया हो जाती है। तो इस तरीके से ये है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन। अब आगे के हम वीडियो में देखेंगे कि प्रोटीन का पाचन किन किन अंगों में और किस किस एंजाइम उसमें भाग लेते हैं।